हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टडी 91 परिवार में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि हम आरओ बीईओ और वीडियो के री एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं ज्योग्राफी के संदर्भ में, भूगोल के संदर्भ में। ये हमारी सीरीज जो चल रही है आज उसी को हम और कंटिन्यू करेंगे। जितने लोग भी भैया लाइव आ गए हैं सभी लोगों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, और सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें। उसके बाद आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिएगा, आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अपनी हिंदी नामक यह पुस्तक जो स्टडी 91 की तरफ से जारी करी गई है, मात्र 299 रुपए में आप इसे घर बैठे फ्री होम डिलीवरी के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको 5000 से ज्यादा अभ्यास प्रश्न मिलेंगे। यदि आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी है तो आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं 5000 क्वेश्चंस के साथ। चलिएगा, आज की क्लास को शुरू करते हैं भैया। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन, जितने लोग आ गए सभी लोगों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, और सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर दें। उसके बाद आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन देखना भैया ध्यान से। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किससे? देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंतेयर ने। किसने किया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। जॉर्ज लेमेंतेयर ने। अब एक बात, जॉर्ज लेमेंतेयर, पहला एक क्वेश्चन बनता है कि ये कहां से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं बेल्जियम से। कहां से हैं? बेल्जियम से। बेल्जियम के ये क्या थे भाई? बेल्जियम के ये खगोल शास्त्री के साथ साथ ये क्या थे? खगोल शास्त्री थे, और खगोल शास्त्री के साथ साथ ये पादरी भी थे। क्या थे? पादरी। ठीक, इन्होंने महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किससे संबंधित किया था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। ब्रह्मांड किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। क्लियर? इनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड जो आज इतनी भारी भरकम क्षेत्र और इतने भारी भरकम द्रव्यमान में फैला हुआ है, एक्चुअली इसका उदय, इसकी ओरिजिनेशन एक पॉइंट से हुई, एक बिंदु से हुई। यह बिंदु जिसे हम पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी के नाम से जानते हैं। पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। क्लियर? बात समझ में आई? तो इसका संबंध किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। आगे चलिए। अच्छा, एक चीज और। अच्छा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ और भी सिद्धांत है। जैसे एक सिद्धांत है दोलन संकल्पना। कौन सा? दोलन संकल्पना। दूसरा एक सिद्धांत है साम्यावस्था संकल्पना। क्या नाम है? साम्यावस्था संकल्पना। ठीक, ये दोनों सिद्धांतों का संबंध किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। लेकिन आज वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सबसे सही व्याख्या करने वाला सिद्धांत है, उसी सिद्धांत का नाम क्या है? उस सिद्धांत का नाम है महाविस्फोट सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरम के नाम से इसे जाना जाता है। आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 2.5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ वर्ष और 50 करोड़ वर्ष। अब एक बात समझिए, हमारी आकाशगंगा की अगर हम बात करें तो हमारी आकाशगंगा का मतलब यह है कि सूर्य तथा पृथ्वी जिस आकाशगंगा में स्थित है, सूर्य तथा पृथ्वी जिस आकाशगंगा में स्थित है वही हमारी आकाशगंगा है। और इस हमारी आकाशगंगा का शेप कैसा है? तो ये सर्पिलाकार आकाशगंगा। कैसी आकाशगंगा है? सर्पिलाकार आकाशगंगा। अब ब्रह्मांड में बहुत सारी सर्पिलाकार आकाशगंगा है। जिस सर्पिलाकार आकाशगंगा में सूर्य और पृथ्वी एग्जिस्ट करते हैं, उस सर्पिलाकार आकाशगंगा को हम क्या कहते हैं? उस सर्पिलाकार आकाशगंगा को हम कहते हैं
मंदाकिनी। किस नाम से जानते हैं भाई? मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो हमारी मंदाकिनी है ऐसे 3 भुजाओं में फैली हुई है, 3 अलग अलग भुजाओं में फैली हुई है। इसी के किसी एक भुजा के कोने में ये सूर्य एग्जिस्ट करता है और ये सूर्य अपनी आकाश गंगा के केंद्र बिंदु के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है। और सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। कितना समय लगता है? 22 से 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ये जो 22 से 25 करोड़ वर्ष का समय है, इसको सामूहिक रूप से एक ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? एक ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं, या इसी को गैलेक्टिक ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इसी को किस नाम से जानते हैं? गैलेक्टिक ईयर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ दे कि एक ब्रह्मांडीय वर्ष में कुल कितना समय होता है, तो आपका आंसर होगा 22 से 25 करोड़ वर्ष। तो आंसर यहां किसके साथ जाएगा? 25 करोड़ वर्ष के साथ जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई सभी लोगों को? अब एक क्वेश्चन का आंसर करना, हमारी आकाश गंगा जो मंदाकिनी है उसकी कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये, 3 भुजाएं। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि हमारी आकाश गंगा की किस भुजा में हमारा सूर्य और पृथ्वी एग्जिस्ट करते हैं, स्थित है। तो जिस भुजा में सूर्य और पृथ्वी एग्जिस्ट करती हैं उस भुजा को किस नाम से जानते हैं? उस भुजा को हम ओरियन भुजा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ओरियन भुजा के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तारे का रंग। तारे का रंग सूचक है किसका? सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। अब एक बात समझिएगा, तारा होता क्या है? तारा एक्चुअली ये गैसों का एक समूह होता है। क्या होता है? गैसों का एक समूह होता है। गैसों का समूह। इन गैसों के समूह में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? हीलियम गैस पाई जाती है। अब सुनना ध्यान से, यह हाइड्रोजन परमाणु दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के किसी तीसरे नाभिक का निर्माण करते हैं। इस तीसरे नाभिक के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, और यही ऊर्जा हमें प्रकाश तथा उष्मा के रूप में प्राप्त होती है। किस रूप में? प्रकाश तथा उष्मा के रूप में प्राप्त होती है। तो यहां से देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि तारों में ऊर्जा का कारण क्या है? तारों में ऊर्जा का कारण क्या है? तो ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन परमाणु। जब तक हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहेगा, इसका मतलब यह है कि तब तक ऊर्जा मुक्त होती रहेगी, और जब तक ऊर्जा मुक्त होती रहेगी इसका मतलब यह है कि हमको उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती रहेगी। जिस दिन हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो गई, अब ये हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कोई बता पाएगा क्या कि हाइड्रोजन परमाणु की सघनता कितनी होनी चाहिए कम से कम कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाए? कम से कम हाइड्रोजन परमाणुओं की नाभिकीय संलयन होने के लिए उनकी सघनता कितनी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब कोई दे पाएगा क्या? जल्दी से बताना। देखो, इस क्वेश्चन का जवाब यह है कि यदि किसी आयतन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1000 हाइड्रोजन एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर आयतन में अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1000 या 1000 से ज्यादा है, तब इतना तापमान इस क्षेत्र में अवेलेबल होगा कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रोसीड कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? तो इसका सही आंसर क्या है? तारों का रंग सूचक होता है किसका? तारों का रंग सूचक होता है उसके
उसके तापमान का। किसका होता है? उसके तापमान का। जब तारा एकदम युवावस्था में होता है, शुरुआती दौर में होता है, तो उसका कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। और जब वो अपने अंतिम चरण में होता है तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। यानी कि ताप परिवर्तन के साथ साथ उसके रंग का परिवर्तन होता रहता है। आगे आइएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है क्या? चंद्रशेखर सीमा, एडिगटन सीमा, हायल सीमा, फाउलर सीमा? बताइएगा। देखिए, एक भारतीय वैज्ञानिक है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनको हम सामान्यतः एस चंद्रशेखर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एस चंद्रशेखर के नाम से इनको जाना जाता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने यह बताया कि यदि किसी खगोलीय पिंड, यदि किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 सोलर मास से अधिक है, कितने से? 1.44 सोलर मास। सोलर मास का मतलब है कि सौर्य का द्रव्यमान, यानी कि सूर्य का द्रव्यमान। यदि किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 सोलर मास से अधिक है तो यह अंततः ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, यानी कि यह आंतरिक रूप से मृत्यु से ग्रसित होगा। किससे? मृत्यु से ग्रसित होगा। 1.44 सोलर मास का यदि कोई तारा है तो यह किसका निर्माण करेगा? ब्लैक होल का निर्माण करेगा। किसका? ब्लैक होल का निर्माण करेगा। और ये जो 1.44 सोलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू बताई गई, इसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। इसको किस नाम से जानते हैं? चंद्रशेखर सीमा। तो आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि चंद्रशेखर सीमा की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, तो चंद्रशेखर सीमा की न्यूमेरिकल वैल्यू है 1.44 सोलर मास। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि चंद्रशेखर सीमा का संबंध किससे है, तो भैया बता दो चंद्रशेखर सीमा का संबंध किससे है? चंद्रशेखर सीमा का संबंध है ब्लैक होल से। किससे है? ब्लैक होल से। अब एक बात, तो आपका आंसर क्या हो गया? चंद्रशेखर सीमा। कौन सी सीमा? इस लिमिट के बियॉन्ड अगर जाएगा तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा। क्लियर है भाई? यहां तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को? आइएगा आगे चलते। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखना ध्यान से। असर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है। असर्शन हमारा क्या कह रहा है, कथन हमारा क्या कह रहा है? कथन हमारा कह रहा है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ये कृष्ण छिद्र होता क्या है? इसी को आप लोग सामान्यतः ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सामान्यतः आप इसे ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, इसे ही हम कहते हैं कृष्ण छिद्र। अच्छा, अब एक चीज, अभी हाल ही में एक पेपर हुआ और उस पेपर में इसी ब्लैक होल को एक नए शब्द से इंडिकेट किया। इसे बोला गया श्याम विवर। क्या बोल दिया इसे? श्याम विवर। तो आप ध्यान रखिएगा कि कहीं अगर श्याम विवर शब्द आ गया तो श्याम विवर शब्द का मतलब क्या है? ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र। यह ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल कुछ और नहीं है, अंतरिक्ष में या स्पेस में पाया जाने वाला एक ऐसा क्षेत्र है, स्पेस में पाया जाने वाला क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण बल इसका बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है ना कि ये अपने आसपास की वस्तुओं को तो अपने पास खींच ही लेगा और उसके साथ साथ अपने पास से गुजरने वाली प्रकाश किरण को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। इतनी ज्यादा ग्रेविटी इसके पास है। तो उच्च ग्रेविटी और उच्च द्रव्यमान वाले क्षेत्र को, उच्च ग्रेविटी और उच्च द्रव्यमान वाले क्षेत्र अथवा पिंड को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, कृष्ण छिद्र के नाम से जानते हैं। इसको दूरबीन की सहायता से नहीं देखा जा सकता, ये कुछ है तो है नहीं, ये स्पेस ही है ना, तो स्पेस को तो नहीं देखा जा सकता। दूसरा, इसका रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। अभी मैंने कहा कि इसका मास बहुत ज्यादा होगा और इसके साथ साथ इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी। इसकी क्या होगी? ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी। इतनी ग्रेविटी होगी कि ये वस्तु के साथ साथ प्रकाश को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है।
आगे देखिए, एसएससी जीडी का लक्ष्य बैच, एसएससी जीडी का लक्ष्य बैच स्टडी 91 की तरफ से शुरू कर दिया गया है, जिसका कंप्लीट कोर्स मात्र 699 रुपए में है। आप इसे आज ही परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर जाकर। यदि अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? जल्दी से बताना भाई इस क्वेश्चन का आंसर। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। अब देखो जरा, तो ये क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है, आंसर करिएगा सभी लोग जल्दी से। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर, किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन यह है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में सिचुएटेड है? धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। सौरमंडल का भाग, सौरमंडल का भाग क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, निहारिका सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। अब देखना किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है क्षुद्र ग्रह, तो ये देखना, ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये कौन है? मंगल। और ये है बृहस्पति, बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण ना। मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ छोटे छोटे खगोलीय पिंडों का समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुछ छोटे छोटे खगोलीय पिंडों का समूह पाया जाता है। इन्हीं छोटे छोटे खगोलीय पिंडों के समूह को हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें ही हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह ना एक विशेष पट्टी में, एक विशेष संरचना में ऐसे पाए जाते हैं और ये सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं। जिस विशेष संरचना, पट्टीदार संरचना में रह करके ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उस विशेष संरचना को हम क्या कहते हैं? उस विशेष संरचना को हम कहते हैं क्षुद्र पट्टिका। क्या बोलते हैं भैया? क्षुद्र पट्टिका। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप करना, एक क्वेश्चन का आंसर ये करना कि पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक निकट, पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक निकट पाई जाने वाली क्षुद्र ग्रहिका का नाम बता दो। पृथ्वी के निकट पाई जाने वाली क्षुद्र ग्रहिका का नाम बता दो। पृथ्वी के निकट, जल्दी से बताना भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में। पृथ्वी के निकट सबसे पाई जाने वाली जो क्षुद्र ग्रहिका है उसका नाम है अटेन ग्रहिका। क्या नाम है? अटेन ग्रहिका। क्लियर? क्षुद्र ग्रहिकाओं की खोज किसने करी थी भाई? इन क्षुद्र ग्रहिकाओं की खोज करी थी गुसेपी पियाजी ने। किसने करी थी? गुसेपी पियाजी। क्लियर? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? निहारिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? निकोलस कोपरनिकस, जे केपलर, गैलीलियो, इमैनुअल कांट। अब देखना एक बात, 1543 ईस्वी में, कब? 1543 ईस्वी में एक जोग्राफर आए जिनका नाम है निकोलस कोपरनिकस। क्या नाम है? निकोलस कोपरनिकस। इन महोदय ने क्या करा? इन महोदय ने यह कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु, संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु कौन है? सूर्य। संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु कौन है? सूर्य है। तथा सभी खगोलीय पिंड, इनफैक्ट पृथ्वी भी इसके चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है। ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया, इस सिद्धांत को बोला गया सूर्य केंद्रित सिद्धांत। क्या बोला गया? सूर्य केंद्रित सिद्धांत।
सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इसको बोला गया सन सेंट्रिक थियरम या हेलियोसेंट्रिक थियरम। क्या बोला गया? सन सेंट्रिक थियरम या हेलियोसेंट्रिक थियरी के नाम से जाना गया। तो सबसे पहले किसने बताया भैया? सूर्य केंद्रित सिद्धांत के बारे में सबसे पहले बताया निकोलस कोपरनिकस ने। इन्होंने ये बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु सूर्य है तथा सभी खगोलीय पिंड इसके चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्लियर? अब एक क्वेश्चन का आंसर कर देना, एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। ये आपका क्वेश्चन ये है कि पहली बार किसने कहा, पहली बार या सर्वप्रथम किसने बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु पृथ्वी है? जल्दी से बताना। किसने यह कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु पृथ्वी है और सभी खगोलीय पिंड, इनफैक्ट सूर्य भी इसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सूर्य से, ये मान लो ये सूर्य है, ये कौन है भैया? सूर्य है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। उसके बाद कौन है? बुध, शुक्र। उसके बाद कौन है? पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी। उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। तो इसका सही आंसर कर दो। देखो, अरुण ये है, बुध, शुक्र, पृथ्वी तो है ही नहीं है, मंगल भी नहीं है। उसके बाद बृहस्पति है, तो सबसे पहले कौन आएगा? बृहस्पति। उसके बाद शनि, शनि नहीं है, अरुण, अरुण है। यानी कि 3 बुध, शुक्र, क्या लिख दिया? अच्छा, पृथ्वी भी तो है। देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो सबसे पहले कौन है? पृथ्वी। 2 वाला कहाँ है भैया? एक ही जगह मिल रहा है आपको, बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे पहले पृथ्वी, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद प्लूटो। इसी प्लूटो को अब ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अब वर्तमान समय में क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। हमारे कुल सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या अभी वर्तमान समय में कितनी है? 8 है। पहले कभी कितनी हुआ करती थी? 9 हुआ करती थी। 2006 में, कब? 2006 में 9वां ग्रह जो प्लूटो था, 9वां ग्रह जो प्लूटो था, इसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अभी वर्तमान समय में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अब एक क्वेश्चन का आंसर बताना जरा। तो 2006 में प्लूटो को किस संस्था ने ग्रह की श्रेणी से बाहर किया था? किस संस्था ने 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर किया था? तो इसका सही आंसर है बच्चा, इसका सही आंसर है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर किया। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के बारे में निम्न में से सत्य क्या है? ग्रहों के बारे में, ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है। बिल्कुल गलत है, ये चमकते भी हैं। ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। बिल्कुल सही है। ग्रह के बारे में अप्रकाशमान होते, अप्रकाशमान का मतलब यह है कि ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। क्लियर? प्रकाश युक्त या प्रकाशमान केवल एक ही खगोलीय पिंड है जिसके पास खुद की ऊर्जा, खुद का प्रकाश होता है, और वो कौन है? वो है तारा। वो कौन है? तारा। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? दूसरा। आगे चलते। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको। एक तरफ खगोलीय पिंडों का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ वो कौन से खगोलीय पिंड है इसके बारे में बात। ग्रह, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है भैया? ग्रह की अगर हम बात करें, यूरेनस। कौन है? यूरेनस। उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। पुच्छल तारा, हैली नामक पुच्छल तारा जो पृथ्वी धरातल से 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। ठीक, अब आप इस चीज को कमेंट करके बताना कि 76 वर्षों के बाद जो हैली नामक पुच्छल तारा दिखाई देता है, अगली बार ये कब दिखाई देगा? ये अगली बार दिखाई देगा 1960। आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि ये अगली बार कब दिखाई देगा। कृत्रिम उपग्रह कौन सा? कृत्रिम उपग्रह मेराइनर। कौन है? मेराइनर। तो इसका सही आंसर हो गया 2143। 2143 कहां है? 2143। आगे चलिए।
देखिए हिंदी व्याकरण की क्लास नितिन सर के द्वारा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे 130 से अधिक लेक्चर, 3000 से ज्यादा क्विज प्रैक्टिस और ऑफलाइन डाउनलोड मोड में आप इसे एक्टिव करके 2 या 2 से अधिक बार देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा क्या उत्पन्न होती है, किससे? आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। देखिए सूर्य क्या है भाई, सूर्य एक तारा है, सूर्य क्या है, एक तारा है। इसमें ऊर्जा का कारण, इसकी ऊर्जा का कारण क्या है? इसकी ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। इसकी ऊर्जा का कारण क्या है? इसकी ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। और दूसरी बात, इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसमें ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन परमाणु। कौन है? हाइड्रोजन परमाणु। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु जब तक हीलियम में बदलता रहेगा, इसका मतलब यह है कि जब तक इसकी सतह पर नाभिकीय संलयन होता रहेगा तब तक यह प्रकाश देता रहेगा, और जिस दिन नाभिकीय संलयन बंद हुआ यह प्रकाश देना क्या कर देगा? बंद कर देगा। बात समझ में आ गई? चलिएगा, तो इसका सही आंसर है नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण, एक बात समझिएगा, सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होगा। कब होगा? अमावस्या के दिन। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है, एक बात इंपॉर्टेंट यह है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन तो होगा, हमेशा अमावस्या के दिन तो होगा, लेकिन प्रत्येक अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगे ये आवश्यक नहीं है। क्लियर? इस बात को बैठा लो दिमाग में। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगेगा, लेकिन यह आवश्यक कतई नहीं है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगे। यह कब लगता है? यह लगता तब है। ग्रहण का मतलब क्या होता है? ग्रहण का मतलब होता है ना दिखाई देना। ग्रहण का मतलब होता है ना दिखाई देना। अब देखो, किसका ना दिखाई देना बच्चा? सूर्य का ना दिखाई देना। सूर्य पृथ्वी से कब नहीं दिखाई देगा? ये मान लो अर्थ है, ये कौन है? अर्थ। और ये बीच में मान लो चंद्रमा आ गया, और ये है सूर्य। अब सूर्य की जो उष्मा प्रकाश निकल रही होगी वो ऐसे पृथ्वी धरातल तक पहुंचेगी, तब जाके हमें पृथ्वी से सूर्य दिखाई देगा। लेकिन अगर बीच में यही चंद्रमा आ गया तो इसके प्रकाश को यही रोक लेगा और इसका प्रकाश यहां तक नहीं पहुंचेगा। जब यहां तक नहीं पहुंचेगा तो सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा, और जब सूर्य दिखाई नहीं देगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। तो इसका सही आंसर क्या है? सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाए। नहीं भैया, कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो यह चंद्र ग्रहण होता है बच्चा, सूर्य ग्रहण नहीं होता। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो हमारा सही आंसर कौन है? तीसरा। अब एक बात मुझे बताना, एक बात मुझे बताना, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो हिस्सा सूर्य का दिखाई देता है पृथ्वी धरातल से, उसे किस नाम से जाना जाता है? अब देखो, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का केवल यही वाला हिस्सा हमें दिखाई देता है पृथ्वी धरातल से, क्योंकि बीच के हिस्से को चंद्रमा की सतह कवर कर लेती। तो ये एक रिंग जैसी संरचना दिखाई देती है, एक गोल, एक वृत्त जैसी संरचना दिखाई देती है, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम कहते हैं सूर्य किरीट, या इसी को कहते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं इसको? सूर्य किरीट या कोरोना के नाम से इसको जाना जाता है। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को, 21 सितंबर को। देखना, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ ऐसे परिक्रमा करती है तब यह एक दिन मिनिमम डिस्टेंस पर होती है, और एक समय ऐसा होगा जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी। जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है तो इसको हम कहते हैं अपसौर। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? अपसौर कहते हैं। और ये अपसौर हमेशा कब होता है? 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। और मिनिमम डिस्टेंस पर जब पृथ्वी होती है तब इसको हम कहते हैं उपसौर। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उपसौर। और ये कब होगा? ये होता है हमेशा 3 जनवरी को। तो हमारा सही आंसर क्या है? 3 जनवरी। आगे चलना,
सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। इसे कौन सा ग्रह कहते हैं? चमकीला ग्रह। क्यों? क्योंकि इसका तापमान सबसे ज्यादा है, इसे चमकीला ग्रह कहते हैं। और इसको कई सारी उपमा देते हैं। इसको प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रेशर कुकर की संज्ञा किस ग्रह को दी जाती है? तो प्रेशर कुकर की संज्ञा हम देते हैं शुक्र ग्रह को। एक और बात, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। दो ग्रह ऐसे हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। एक ग्रह है बुध और दूसरा ग्रह है शुक्र। इनके कोई भी उपग्रह नहीं। शुक्र को सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। एक चीज और, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अब एक चीज समझना, यह शुक्र है। शुक्र के चारों तरफ एक सघन वायुमंडल पाया जाता है और इस सघन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 90 से 95% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना को जन्म देती है। इसी वजह से इसकी सतह का तापमान बहुत अधिक होता है। इसकी सतह का तापमान क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय, सीता, ग्रीन प्लैनेट, हर्मीज। देखो, जीवधारी के रूप में यानी कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी या इकोलॉजी के दृष्टिकोण से, पर्यावरण और पारिस्थिति के दृष्टिकोण से सौरमंडल का यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या पाई जाती है? जिस पर ग्रीनी पाई जाती है। जिस पर क्या पाई जाती है भैया? ग्रीनी, यानी कि हरियाली पाई जाती है, यानी वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो वनस्पतियां सिर्फ यहीं पाई जाने की वजह से पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस पे जल की अधिकता होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल की अधिकता होने के कारण इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। और वनस्पति पाई जाने के कारण इसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का कंप्लीट कोर्स आपको स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से केवल 999 रुपए में प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं। इनफैक्ट यदि आप पीजी फाइनल ईयर हैं या पीजी पास आउट हैं और शिक्षा जगत में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूजीसी नेट। आगे आइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री आयनित होती है। अच्छा, एक बात, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये अलग अलग क्षेत्र में होती है। कहां होती है? अलग अलग क्षेत्र में होती है, ना कि केवल 23.5 डिग्री पर। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी चुंबकीय ध्रुव कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। देखिए, उत्तरी ध्रुव कनाडा के एक प्रायद्वीप, कनाडा में प्रायद्वीप में नहीं है, प्रायद्वीप में नहीं है, एक छोटे से बिंदु पर है, पूरे के पूरे प्रायद्वीप पर नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी, कनाडा में तो है, कनाडा में है, लेकिन पूरे के पूरे प्रायद्वीप पर नहीं है। आगे, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 2। अच्छा, आपको बताना है कि सही कौन सा, सही कौन है ये बताना है। नीचे एक लाइन मिसप्रिंट हो गई है, बताओ। तो केवल क्या है? केवल 3 सही है। आगे चलिए, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, चंद्रमा का परिक्रमण। अब एक बात समझना, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। बात समझ में आ गई? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कभी दिन 10 घंटे का होता है, रात
14 घंटे की होती है, कभी रात 10 घंटे की होती है, दिन 14 घंटे का होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण। और भू परिक्रमण के कारण क्या होता है? भू परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है भैया? ऋतु परिवर्तन होता है। इसीलिए परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहा जाता है। परिक्रमण गति को कौन सी गति कहते हैं? वार्षिक गति कहा जाता है। और भू परिभ्रमण की वजह से क्या होता है? भू परिभ्रमण की वजह से दिन और रात होता है। दिन और रात होता है। अब दिन रात होने की वजह से भू परिभ्रमण यानी कि परिभ्रमण गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। दैनिक गति। क्लियर? तो कभी दैनिक गति और वार्षिक गति दे दिया तो आप समझ जाइएगा कि वो किसकी बात हो रही है। वो बात हो रही है परिभ्रमण और परिक्रमण की। आगे आइए। चांद का सदैव, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन। चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है ना कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा ऐसे घूर्णन भी करता है और ऐसे परिक्रमण भी करता है। तो चंद्रमा का परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों लगभग एक जैसे हैं। दोनों लगभग क्या है? एक जैसा है। यही वजह है कि केवल इसका एक ही भाग केवल पृथ्वी धरातल से दिखाई देता है और ये दोनों समय लगभग 27 दिन का है। लगभग कितने दिन का है? 27 दिन का। तो पहला असर्शन हमारा क्या है? असर्शन हमारा सही है। दूसरा रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। अभी मैंने बताया कि इसका कारण यही है कि उसका परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों क्या है? बराबर है। इसी वजह से इसका एक ही हिस्सा पृथ्वी धरातल से दिखाई देता है। तो स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखना भैया। अगला क्वेश्चन है धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है। सीधी सीधी लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं कि धूमकेतु या पुच्छल तारा की जो पूंछ होती है ना, ऐसे ये सूर्य से दूर होती है। इसका कारण बताओ बस। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्रीय बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है। बिल्कुल गलत। जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पुच्छ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाती है। बिल्कुल गलत। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालती है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ, ये अगर पुच्छल तारा है और ये सूर्य है, सॉरी ये देखो, ये मान लो सूर्य, कहां बना रहा हूं, ये मान लो सूर्य है और ये पुच्छल तारा। जब पुच्छल तारा ऐसे घूम रहा होगा तो सूर्य के चारों तरफ जब घूमेगा तो एक समय यह मिनिमम डिस्टेंस पर आ जाता है। मिनिमम डिस्टेंस पर आने की वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसके कारण एक फोर्स जनरेट होगा जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये पिघलने की अवस्था में आ जाएगा। और जब पिघलने की अवस्था में आ जाएगा तो अपकेंद्रीय बल के कारण, किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण जो फोर्स इसे जनरेट होगा वो इसकी पूंछ को, यानी कि जो पिघला हुआ पदार्थ इससे दूर जा रहा है वो सूर्य की सतह से बाहर जाएगा। ऐसे ही। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? अगला क्वेश्चन है प्रधान या मयोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है कहां पर? यह कह रहा है ना कि 0 डिग्री देशांतर और विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु कहां है? अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में, प्रशांत महासागर में। तो कहां है भैया? अंध महासागर में, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या करती हैं? कट करती हैं। दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या करती हैं? कट करती हैं। देखिए, वीडियो के री एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट 15 मॉक टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन
स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप इससे एनरोल हो सकते हैं। फीस मात्र आपकी 249 रुपए। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। आगे आइएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, कह रहा है ना ग्रीनविच में ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, यहां पर क्या बजा है 12 बजा, दिन के क्या बजे 12 बजे। क्लियर? यहां दिन के क्या बजे हैं 12 बजे। आगे बताओ। आगे ये कह रहा है कि एक ऐसी जगह है जहां पर शाम के 5 बजे हैं, तो शाम यहां 12 है, शाम को बजाना है तो इससे पूरब जाना पड़ेगा, और ये पूरब में ये कोई देशांतर। यहां पर कितना बजा है, यहां पर बजा है 5 PM, शाम का 5 बजा। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर के यहां तक कुल कितने घंटे का अंतर हो गया? 5 घंटे का अंतर हो गया। कितने घंटे का? 5 घंटे का। 5 घंटे का अंतर है, मतलब अगर 60 से गुणा कर दें तो ये मिनट आ जाएगा, यानी कि 300 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का? 300 मिनट का अंतर, यही ना। अब 300 मिनट का अंतर। अब एक बात मुझे बताओ, एक देशांतर में कुल कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर एक देशांतर में, तो 1 मिनट का अंतर 1/4 देशांतर में, तो 300 मिनट का अंतर गुणे में 300 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा 4 7 28 2 30 75 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा? 75 देशांतर का अंतर होगा यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री किधर? पूरब, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये समय निकालना आया कि नहीं जल्दी से बता दो कमेंट करके। तो अगला क्वेश्चन है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान पाए ही नहीं जाते हैं यार, जीवाश्म इसमें पाए ही नहीं जाते। वे जल के लिए सारंद्र होती हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सारंद्र, आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के उत्सर्जन के कारण, ये बिल्कुल रिजिड होती हैं, चट्टान होती हैं, तो इसमें रंध्र पाया ही नहीं जाता है। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती है। बिल्कुल सही है, ये क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय दोनों रूपों में पाई जाती हैं। चले अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है बताना जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी चोटी नहीं है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी चोटी नहीं है। कोटापैक्सी, माउंट कोटापैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजियामा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली का एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आंसर क्या हो गया? कोटापैक्सी, फ्यूजियामा और एटना सक्रिय ज्वालामुखी है। 2 4 3 2 4 3 2 3 4। ठीक, आगे चले। किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी, द्वीप श्रृंग नदी। अभी मैंने बताया कि माउंट किलिमंजारो क्या है? एक पर्वत। क्या है? एक पर्वत। और ये माउंट किलिमंजारो है कहां पर? तंजानिया में। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। कहां है ये? तंजानिया में। तंजानिया में कौन है? किलिमंजारो तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी, तंजानिया के साथ साथ यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कहां है ये? अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में सिचुएटेड है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? अग्नेयगिरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना ज्वालामुखी, पेली ज्वालामुखी, स्टम्बोली ज्वालामुखी, विसुवियस। इटली के भूमध्य सागरीय द्वीप में पाया जाने वाला एक ज्वालामुखी स्टम्बोली ज्वालामुखी इतना ज्यादा सक्रिय होता है कि जब यहां से उत्सर्जन होता है तो पूरे भूमध्य सागर में प्रकाश जनरेट कर देता है, इसीलिए इसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का क्या बोलते हैं? प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। स्टम्बोली है किस देश का? इटली का।
आगे चलना। देखिए नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स, यदि आप नोट्स की समस्या से परेशान हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं, जहां आपको हैंड रिटन ई बुक्स मिलेगी। इंडियन ज्योग्राफी, सामान्य हिंदी, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के साथ साथ प्राचीन इतिहास, उसके साथ साथ ये तीनों साइंस के सेक्शन मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, और उसी के साथ आपको मिलेगी भारतीय राज्य व्यवस्था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, बताना जल्दी से। एक तरफ आपको देश दे रखा है, दूसरी तरफ एक द्वीप दे रखा है, तो कौन से द्वीप कौन से देश में सिचुएटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। देखना, इतना एक तरफ आपको द्वीप और देश दे रखा है और दूसरी तरफ ज्वालामुखी दे रखा है। इतना ज्वालामुखी कहां से संबंधित है भैया? इतना ज्वालामुखी बताना जल्दी से। एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? सिसिली द्वीप पर है। विसुवियस ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी, एरिबस ज्वालामुखी, माउंट कोटापैक्सी। जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से। देखो, अच्छा चलो, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, और सभी लोगों से ये बोल रहा हूं कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि सभी के कमेंट पे मैं रिप्लाई करूंगा, जिसका जिसका सही होगा, जिसका जिसका गलत होगा। सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलना आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जल्दी से बताना। माउंट किनाबालू, अल्बोर्स, अकांकागुआ, किलिमंजारो। उधर दे रखा है देश का नाम, अर्जेंटीना, मलेशिया, तंजानिया और ईरान। देखो, माउंट किनाबालू की अगर हम बात करें तो ये कहां है? माउंट किनाबालू है ईरान में। माउंट किनाबालू का है? माउंट किनाबालू है मलेशिया में। अल्बुर्ज का है? अल्बुर्ज है आपका ईरान में। माउंट एकांकागुआ का है? माउंट किलिमंजारो का है? किलिमंजारो आपका है तंजानिया में, और एकांकागुआ का है अर्जेंटीना में। एकांकागुआ, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 2 4 1 3, 2 4 1 3। चलिएगा, यहां लाइव सेशन में पिछले होमवर्क की क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है आपको, क्वेश्चन का आंसर करना है वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में। आ गया ना। रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? भूकंप से, प्रशांत महासागर से, ज्वालामुखी से, जंगल की आग से। देखिए, प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट एक डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन से बना हुआ एक सर्किल है, जिसमें डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होने की वजह से वहां भूकंप आता है, वहां ज्वालामुखी भी आता है। और ये सिचुएटेड कहां है? ये सिचुएटेड है प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो कहां संबंधित, किससे संबंधित है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, जंगल की आग से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया 1 2 और 3। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर, केल्विन पर, डेसिबल पर, पास्कल पर। देखिए, केल्विन पैमाने पर क्या मापा जाता है? तापमान मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। पास्कल दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है? दाब का मात्रक। आगे चलिए, रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। किस पर मापी जाती है? रिक्टर। इसके लिए 2 अन्य स्केल है। एक स्केल को हम कहते हैं रोसीफेरल। कौन सा? रोसीफेरल। और दूसरे को हम कहते हैं मर्केली। ये तीन प्रमुख स्केल हैं भूकंप की तीव्रता के मापने के। एक रिक्टर स्केल, दूसरा रोसीफेरल और तीसरा मर्केली। तो आपका सही आंसर हो गया रिक्टर पैमाने पर। आगे चलते, अगला है निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी शब्द अरबी भाषा, जापानी भाषा, हिब्रू और लैटिन। तो सुनामी शब्द किससे संबंधित है? जापानी भाषा का एक शब्द है। क्लियर? चलिएगा, आज की क्लास का ये 30वां क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अपनी हिंदी पुस्तक जो मात्र केवल 299 रुपए में आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्री होम डिलीवरी के साथ। अपनी हिंदी पुस्तक, जिसमें आपको 5000 से ज्यादा अभ्यास प्रश्न भी मिलेंगे।
आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ। जितने लोग अभी भी लाइव हैं, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।